आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, कभी रास्ते रुक जाते हैं मगर कहानियां नहीं रुकती। कभी एक फैसला कई नए सवाल छोड़ जाता है। आज भी मंजर कुछ ऐसा ही है जहां एहतजाज ने वक्ती वक्फा तो लिया है मगर मुतालिबात अपनी जगह मौजूद हैं। पेट्रोल के कम होते ज़खायर ने नई तशवीश पैदा कर दी है। सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है और आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें इस परेशानी को मजीद गहरा कर रही हैं। सियासी सरगर्मियां भी नए रुख इख्तियार करती दिखाई दे रही हैं। रोटी की कीमत पर इख्तिलाफ आम आदमी की फिक्र बढ़ा रहा है, जबकि मुख्तलिफ सरकारी फैसले भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हर खबर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर वाक़या आने वाले दिनों की तस्वीर बदलने की सलाहियत रखता है और सबकी नजरें इस सवाल पर टिकी हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी। आज दुनिया एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जहां हर कदम के साथ बेयकीनी भी बढ़ रही है। एक तरफ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता तो दूसरी जानिब फौजी फैसलों और सफारती राब्तों की नई कहानियां सामने आती नजर आती हैं। कहीं जमीनी कार्रवाई की बातें हो रही हैं तो कहीं मुज़ाकरात को ही वाहिद रास्ता करार दिया जाता है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं और नई पेशरफ्त के साथ कई मुल्क अपनी अगली हिकमत अमली पर नजरसानी कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तहम्मुल, बातचीत और अमन का पैगाम दे रहा है। हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी साथ देंगे, जिनमें हमारे साथ मौजूद है तारिक सुबैर साहब और सगीर चौधरी। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और डॉक्टर इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। तारिक सुबैर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए हैं। बहुत से आम सवाल थे जो आपसे पूछने थे सर। सबसे पहले तो इस जानिब बढ़ना चाहूँगी सर, हुकूमत और कालदम एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात क्या कामयाब, जिस खबर का काफ़ी टाइम से सभी इंतज़ार कर रहे थे, आई थिंक सो वो वाली खबर जो है इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। मुजफ्फराबाद की तरफ जो मार्च की बातें हो रही थी वो मौखर हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी शुक्रिया काशा। ये आपको पता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बड़ा हसास मामला है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है। और ये जो आपने इंट्रो में बात कर दी कामयाब हो गए, मैं अभी ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा। नहीं हुए भाई, अभी इब्तिदा हुई है। अच्छा। दोबारा एंगेजमेंट की कामयाबी की अभी थोड़ा सा खुश होने देते नहीं, कामयाबी तब है, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कामयाब हो। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हैं चेयरमैन OPF सैयद कमर रज़ा साहब। इनका तल्लक है हज़ारा से, यानी हरीपुर से, और ये इन्होंने बहुत बड़ा कन्वेंशन कराया था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया था और फील्ड मार्शल ने ख़िताब किया था और बड़ी वो वायरल हुई थी चीज़ें। उसमें मैं थोड़ा सा इनका बताता चलूँ। मेरी इनसे भी कुछ मुलाकातें भी हैं और इनको नॉमिनेट किया गया कि ये जाएं, क्योंकि इनके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो UK में भी रहते हैं और बाकी मुल्कों में इनके बड़े राब्ते हैं। जो UK में जो आज़ाद कश्मीर के जो इस तंजीम के हामी हैं, उन्होंने कुछ एहतजाज भी किए थे और उनके साथ इनका रब्ता हुआ। फिर यहाँ पे अहम हुकूमती शख्सियात से रब्ता हुआ, फिर इन्हें भेजा गया। कल इनकी पहली मुलाकात हुई और कुछ मकामी शख्सियात जो जिन्हें हम कह लें कबायली तौर पे जो इनका वहाँ एक मकाम है होता है इलाके में, वो भी इनके हमरा दो अहम शख्सियात मौजूद थी और इब्तदाई बातचीत हुई है जिसमें मस्बत सिग्नल आए हैं। उस इब्तदाई बातचीत के नतीजे में ये हुआ है कि जो उन्होंने कहा था कि हम फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च लेके रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे, तो उसको उन्होंने 21 तारीख तक मौखर कर दिया और 22 तक इंतज़ार करेंगे हुकूमती रिस्पांस का। जहाँ तक उनके दो मुतालबात हैं जिस पे कंट्रोवर्सी है, मेन उनका यही मुतालबा है कि जी 12 नशिस्तें जो हैं वो महाजरीन की ख़त्म की जाएँ, जिस पे दूसरा पॉइंट वो ये है कि ये नशिस्तें जो हैं रखी गई थी अर्ली 60s 70s के ज़माने में, जो मकबूजा कश्मीर से, जम्मू से और वैली से बड़ी तादाद में कश्मीरी आए थे और उनके अजीज़ व कारब बाज़ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1-1.5 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद हुए थे, भारतीय मज़ालिम हुए थे, जुल्म हुए थे उन पर। तो उनके लिए रखी गई थी कि जब तक यूनाइटेड नेशन में मसला कश्मीर मौजूद है, कश्मीर की फ़ैसला नहीं होता, तो इनको ये नशिस्तें दी जाएंगी और उनके वो रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं पाकिस्तान के अंदर। आज़ाद कश्मीर के जितने शहरी हैं उन्हें मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके जायदाद नहीं ख़रीद सकता। आज़ाद कश्मीर का कोई भी शहरी पाकिस्तान में जहाँ भी चाहे जायदाद ख़रीद सकता है, कारोबार कर सकता है, पाकिस्तान की असम्बली का मेंबर भी बन सकता है, पार्लियामेंट का, कोई असम्बलियों का, किसी चाहे सिंध हो, पंजाब हो, जहाँ जहाँ इनकी KP के अंदर हो। तो इनकी ये जो 36 इनके मुतालबात माने गए थे, जिसमें
आटा, बिजली, बाकी स्कीमें। बिजली आपको पता है आटा 3 रुपये वहाँ मिल रहा है, बिजली आटा यानी बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट, आटा सब्सिडाइज मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आजकल आटा 2900 रुपये का 20 किलो का मिल रहा है और इनको 2200 रुपये में फ़ी मन मिल रहा है आज़ाद कश्मीर का। वो फेडरल गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती है, अब से नहीं, इस हुकूमत से नहीं, माजी से भी दिया जाता आ रहा है। तो इस हवाले से तो लेकिन इस तंजीम के अंदर कुछ या मैं शरारती एलिमेंट कह दूंगा या कुछ और कह दूंगा, मैं ज़रा मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ और लोग इनके बारे में बहुत सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। तो उससे माहौल ख़राब हुआ और फिर कार्रवाइयाँ हुई, फिर इनको कलअदम कर दिया गया। इनके साथ जो मायदे हुए थे, इनके मुकदमात ख़त्म हुए थे, उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई थी। अब ये जो हुआ है, तो ये कमर रज़ा साहब जो हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के बड़े करीब हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर बात है इन्हें अपॉइंट किया हुआ है, एक भट्टी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी सिफारिश पे इन्होंने इनको अपॉइंट किया हुआ है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इनका बड़ा असर रसूख है और इन्होंने अगर इब्तदा किया है तो इन्होंने आके अब रिपोर्ट दी है होगी यकीनन मुतल्लिका हल्कों को, हुकूमत को, वज़ीर आज़म को। तो उसके बाद फिर जवाब जाना है। अगर वो ये मुतालबा पेंडिंग हो जाता है 12 नशिस्तों का जो 27 जुलाई को असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं उस वक्त तक, उसके बाद अगर इस पर फैसला होना है ये भी नशिस्तें ख़त्म करनी है, कम करनी है, तो वो आज़ाद कश्मीर के आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और आइन में तरमीम का इख्तियार किसी फ़र्द वाहिद के पास नहीं होता, वो असम्बलियों के पास असम्बली के पास, बिल्कुल। तो उस वक्त तक हम देखते हैं आगे चल के क्या होने जा रहा है, मतलब अभी खत्मी तौर पे कुछ भी नहीं कहा बड़ी जा सकता। खुशाइन बात है। चलें, बहुत शुक्रिया सर। और सगीर चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, कुछ दिन पहले खबर सुनने को मिलती है कि अलीमा खान ने एक मार्च करने का ऐलान कर दिया और फिर खबरें ये भी सुनी गई कि अगर इस चीज़ को अलीमा खान ही लीड करती है तो हो सकता है कि बहुत से हालात जो PTI के लिए आसान हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ सर हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास की जो कहानी अंदरूनी कहानी वो भी सामने आई और उसके मुताबिक बैरिस्टर गौर समेत ज़्यादातर अरकान जो हैं वो मुल्क गिर एहतजाज या किसी बड़ी तहरीक की बजाय से 5 अगस्त को सिर्फ एक जगह एक जलसा करने की बात कर रहे हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि मुल्क गिर एहतजाज हो। क्या वजूहात हो सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, जो PTI है वो एक तीसरी जो है वो बड़ी जमात समझी जाती है, सियासी जमात, वोटों तीसरी बड़ी सियासी जमात अब समझी जाती है वोटों के लिहाज से, वोटों के तनासब से। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये एक तीसरी बड़ी जमात है। पहले नंबर पर भी थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो तीसरे नंबर पे। जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको जो लीड करने वाले हैं वो जेल में हैं, तो डेफिनेटली फिर फ़र्क पड़ेगा। मौजूदा क़यादत को आप कुछ नहीं समझते? मौजूदा क़यादत को समझते तो बहुत कुछ है, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। असल चीज़ ये है, हम हमारे समझने, देखिए उनको करना चाहिए ना, उनको जो आगे लेके चलना चाहिए था, अपने कायद का जो विजन है उसको आगे लेके नहीं चले वो, उन्होंने उस तरीके से अमल नहीं किया। उनके तो अंदर इंतशार है, टूट फूट है, ग्रुपिंग है, लॉबिंग है, 4-5 ग्रुप बने हुए हैं। तो ये चीज़ें किसी भी सियासी पार्टी के लिए कोई अच्छी तो नहीं होती, इससे तो नुकसान होता है आपकी सियासी साख को। तो इसलिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जिसके लोग तवक्का कर रहे थे। PTI के लोग ये चाह रहे थे कि अब जो नई क़यादत है ये आएगी तो शायद इससे जमात जो है वो एकदम फिर जो है वो सामने उभरेगी नए अंदाज में। अब वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी मायूसी की तरफ जा रही है। तो इसलिए अलीमा खान जो है उन्होंने सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद, हर चीज़ का बगौर जायज़ा लेने के बाद, चूँकि उनकी नज़र तो है, उनका लीडरशिप से मिलना जुलना भी है, लीडरशिप को वो जानती भी हैं, वर्कर से भी उनका मिलना जुलना है, तो उन्होंने खुद ही जो है वो अब इसको जो है वो आगे लेके चलने का फ़ैसला किया है और एक तहरीक की सूरत में वो लेके आगे चल रही हैं। वो आगे माजी की मिसालें रही हैं या माजी का जो एक्सपीरियंस रहा है सियासी जमातों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर जो है वो एक जमात के तौर पर सामने आएगी। उसकी वजह ये है, कब आएगी? बानी PTI के बाहर आने के बाद? देखिए, उससे पहले भी आ सकती है, उसके बाद भी आ सकती है, उनके बाहर आने के बाद भी आ सकती है। उसकी वजह यह है कि देखिए, पीपल्स पार्टी पे भी बुरा वक्त आया था, उनके लीडर भी जेल में गए थे, पीपल्स पार्टी ने भी सरवाइव किया। फिर बेनज़ीर भुट्टो जो थी, लीडर थी पीपल्स पार्टी की, वो शहीद हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर जो है वो सियासत में आई। वफाकी सियासत में भी उन्होंने अपना एक अहम किरदार अदा किया।
इसके अलावा अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग पर भी बहुत से बुरे वक्त आए, इवन कि उनको मुल्क छोड़ के भी जाना पड़ा, मुल्क बदर भी हुए, और उसके बाद फिर अब देख लें कि वो वफाक में भी हैं और सूबों में भी हैं। तो ये जो माजी के तजर्बात हैं, इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे जो हमारे दानिश्वर हैं वो बैठ के इस तरह की चीज़ें रिपीट तो करते रहते हैं, लेकिन उनको कम से कम माजी के तजर्बात का हवाला और उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि माजी में जो हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो है वो क्या था। तो अगर आप वो देखते हैं तो उसमें तो हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई मुस्तकबिल में एक दफ़ा ज़रूर डोमिनेट करेगी। वो कब करेगी ये हम कोई डेट नहीं दे सकते, लेकिन पीटीआई को वो जो है एक पजीराई जरूर मिलेगी। क्या है और पूछ लेते हैं ना अली इमरान साहब से। बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। अली इमरान साहब, पीटीआई एक्चुअल में है क्या? इस वक्त आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? मुल्क एहतजाज जो है वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 अगस्त को आप हल्का सा एक जलसी जो है वो करना चाहते हैं, सो क्या जलसी होनी चाहिए या सर प्रॉपर आपको मुल्क गिर एहतजाज इस वक्त करना होगा? आकाशा, मेरे ख्याल से मैं, आप और सगीर चौधरी साहब ने शायद वो क्लिप नहीं सुना जो क्लिप मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीटिंग के बाद किया। उन्होंने कहा जी हमने 5 घंटे पार्लियामेंट्री पार्टी का जो इजलास था वो हुआ, उसमें कौमी असम्बली के अरकान और सेनेट के लोग शामिल थे, और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, मैं ये समझता हूँ कि शायद आप दोनों अशखास ने उसको बगौर देखा नहीं, और उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी मैं बता देता हूँ, उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास 5 घंटे किसके पास होते हैं सुनने के लिए? नहीं सर, वो उन्होंने कहा 5 घंटे का इजलास हुआ, जिसके बारे में वो आगे बाहर प्रेस मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारा 5 घंटे का पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ, और उसके बाद डिसाइड ये हुआ, पार्टी के जो मम्बरान पार्लियामेंट थे और सेनेट थे, उनकी सजेशन ये थी कि 5 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज जिसमें रैलियां होनी चाहिए, कन्वेंशन होने चाहिए, जलसे होने चाहिए, जुलूस होने चाहिए, और ये सारा हमें करना चाहिए। उसने कहा कि हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हम इन सारी चीज़ों को लेकर पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखते हैं, और उसके बाद जो हमारे तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं अचकज़ई साहब, उनके सामने रखेंगे कि वो डिसाइड करें कि क्या हमें जलसे, जुलूस, रैलियां, कन्वेंशंस करने चाहिए या एक जलसा करना चाहिए। ये उनकी बात थी जो कैटेगोरिकली उन्होंने की। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। दूसरी बात सगीर चौधरी साहब ने ये कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की तीसरी बड़ी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसको चेक कर लें। फॉर्म 45 के ऊपर हमारे 4 करोड़ से ज्यादा वोट हैं, और फॉर्म 47 के ऊपर हमारे 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोट हमने लिए हैं। और अगर सीटों का तनासिब देख लें जो हम जीत चुके हैं फॉर्म 40 के हवाले से, तो वो 180 सीटें हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। फिर इन्होंने कहा कि बुरे वक्त नून पर भी आए, बुरे वक्त पीपल्स पार्टी पे भी आए, अल्लाह ना करे कि ऐसा बुरा वक्त हम पर आए कि हम माफीनामे देकर इस मुल्क से फरार हो जाएं, 10-10 साल के एग्रीमेंट करें कि जी हम ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हम खुदा के लिए हमारी जान बख्शी कर दें, या हमारे पर वो टाइम कभी ना आए कि हम अपने प्लेटलेट्स करवा दें और प्लेटलेट्स के बहाने 50 रुपए का स्टाम्प दे के मुल्क से फरार हो जाएं। ये अल्लाह करे ऐसा वक्त हम पर ना आए। हम खड़े हैं। अली इमरान साहब, आप कैसी बातें करते हैं? सर सुनना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट मेरी नहीं सर, आपको सुनना पड़ेगा। आप प्लेटलेट्स की बात करते हैं सर जी, तो आप वो अपने जिस टांग पे चोट लगी हुई है अपने अंदर पेशेंस पैदा करें, अपने अंदर सुनने का पेशेंस पैदा करें। भाई वो आपके कंटेनर पे आपका उम्मीदवार कह रहा था लीडर के मुझे 50 गोलियां लगी हैं, उनको 50 गोलियां लगी थी। ये बताएं आप प्लेटलेट्स की बात तो आपने कर दी, ये कितना नहीं पुरानी नहीं, उन्होंने नई बात छेड़ दी है, तो फिर हम हकाइक पे बात कर रहे हैं। उसको नहीं बोलता आपकी बात पे। थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपको इजाजत है, आप बोला करें, हम आपको अलाउ करते हैं, आप बोला करें सर, कोई मसला नहीं है, हम सुनेंगे आपको। अब बोलेंगे नहीं, अब सुनेंगे। आप पर पीका एक्ट लगा साफियों पर, आपने कितना एहतजाज कर लिया? आपने कितना किया? हमने किया है, आपने नहीं किया। हमने किया है, आपने नहीं किया। अपोजिशन का काम होता है, इसको आप कितना सड़कों पे आए? हमने पार्लियामेंट में भी इजलास किया, हमने वॉकआउट भी किए, हम सड़कों पे भी आए, हमने एहतजाज भी किए, रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपने कितने किए? बात सुन लिया करें सर, आप अपनी बारी पे बोले ना, मैं अपनी बारी पे। जब आप पीटीआई की बात करते हैं मैं सुनता नहीं हूँ।
मैंने वैसे पीटीआई के खिलाफ बात नहीं की। अली इमरान साहब सवालात के जवाब मत दें सर, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। अपनी बात का जवाब दे, मेरी बारी। चलें सर, क्या कहना चाह रहे हैं बताइएगा जी। अच्छा, उसके बाद आकाशा में ये जो सगीर साहब चौधरी साहब बैठे हैं, हमारे बड़े साफी हैं, उस दिन कश्मीरियों ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया, पुलिस अंदर घुस के तमाम साफियों को मारा, आपका कैफेटेरिया तोड़ दिया। आपने क्या कर लिया? आपने बंदूक उठाई, आपने मुज़ाकरात से बात करने होते हैं। आपने जब भी कानून नाफिज करने वाले इदारे या मुल्की एजेंसीज होती है, उनके साथ आपने बैठकर बात करनी होती है। आप इधर बहुत शौकिया ना मारा करे कि पीटीआई ने क्या कर लिया। पीटीआई ने 3 साल में जितनी मार खाई है, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी मार नहीं खाई। आज भी 12 से 14 हजार कारकुन अंदर हैं। आलिया हमजा, सरफराज चीमा, शाहमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, आपके लोग मुल्क से भागे भी थे बाहर। और सर चुप कर लेना चाहिए, सब चुप कर जाया करे। पता नहीं आप सुन नहीं सकते बात, आप में पेशेंस ही नहीं है। सर काम डाउन, आप सुना करे ना, अपनी बात पे बोला करे, अपनी बात पे एम बीच में बोली जाती है। आप सुन तो ले 2 मिनट, पानी पिए, आप सुन तो ले 2 मिनट। अच्छा, हमने नहीं सुनने वाली बात सुनते हैं, हम गौर से सुनते हैं। यहाँ पर बैठ के सिर्फ यहाँ पे बैठ के ना बातें करने से आप कोई बहुत बड़े साफी नहीं बनेंगे। आप साफी तब बड़े बनेंगे जब आप हक की बात करेंगे, दोनों साइडों को देखेंगे, ना कि राम राम जपना पराया माल अपना वाला हिसाब ना करे कि नून लीग है तो उसकी तारीफें करते जाएं, पीपल्स पार्टी की तारीफें करते जाएं। आप हक की बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी मार खाई। और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की है भाई, आपको समझ नहीं आई। कोई बात नहीं की आपने। और मैंने कहा कि वो जमात जो है वो हुक्मरानी में आएगी, आपको समझ नहीं लगी। खुश हो जाएंगे, जो पीटीआई की बात नहीं करेगा आप उससे नाराज हो जाएंगे। नहीं आकाशा देखें, आकाशा में ये कहता हूँ, ये बार बार कहते हैं पीटीआई ने क्या किया। जितना पीटीआई ने किया इस मुल्क की किसी सियासी जमात ने आज तक नहीं करके दिखाया। सर अब भी करें ना, हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपोजिशन है, सो अब भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आकाशा क्या हमारा कोई लीडर आज तक बीमार हुआ? क्या उसकी कमर में दर्द हुआ? क्या उसने बाहर जाने के लिए कुछ काम लिख कर दिया? हमारे जो असीरान लाहौर लोग कोट लखपत जेल में बैठे हैं, मुझे ये बताएं, एजाज चौधरी, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, क्या आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जेल से इस बुनियाद पर बाहर निकला कि उसने स्टाम्प दिया हो कि मुझे माफ कर दे, मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं? फौज को गालियां कौन देता है ये बताएं? चले सर, आज जो जेलों में इदारों को गालियां कौन देता है? सवाल कोई इदारों को गालियां नहीं देता, ये आप जैसे लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं। अदारों के ऊपर चढ़ाई हम करते हैं। अच्छा सगीर चौधरी साहब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्लीज। आप जैसे 9 मई किसने किया था? जिन्होंने साफत, जिनका देखें साफत आपका जरिए रोजगार है, ये आपका पैशन नहीं है। पैशन है हमारा, 2 नंबर देकर हमारा पैशन है। सर देखें आप हमें समझते नहीं, हमारा पैशन है। हम ग्रास रूट लेवल से इधर आए हैं, ग्रास रूट लेवल से इधर आए हैं। अली इमरान साहब, सर ग्रास रूट लेवल से अगर आए होते तो आए होते नहीं आए हैं। आप मेरे बारे में किससे पूछ लीजिएगा, आपको पता नहीं है अभी। बड़ी बात है पीटीआई इस वक्त भाई साहब, आपका 126 दिन का धरना हमने लाइव किया हुआ है कवर। मुझे ये बताएं हजूरे वाला, आपकी तारीफें हमने की हुई हैं इतनी ज्यादा। मैं आपको क्लिप सुना दूंगा कभी। चले सगीर चौधरी साहब आप कैसे साफी हैं जो दूसरे की बात ही नहीं सुन सकते? आप में सुनने का तामुल नहीं है। मैं आपकी हर एक बात सुनता हूं और अपनी बारी पर जवाब देता हूं। आप कैसे साफी हैं जिसमें बात सुनने का ही तामुल नहीं है, जो अपनी बात कहने के बाद दूसरे की बात में बार बार इंटरफेयर करता है? मुझे आपके साथी जो तकाजे हैं, ये जो आपके साथी एथिक्स हैं, उन्हीं की समझ नहीं आ सकती। अच्छा चले अब आप सर साफियों को बता रहे हैं कि साफियों को क्या करना चाहिए। सर एक चले तारिक सुमैर सब छोड़ देते हैं इस चीज को। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आया भी और नहीं भी आया, समझ ही नहीं आया, बहुत शुक्रिया। लेकिन सर आप बता रहे हैं कि जेलों में जो बैठी हुई कायर नहीं जा रही है, आप ये भी बता रहे हैं कि वो कितनी पेशेंट से वहां पे बैठे हैं, क्या कुछ वहां पे वो किरदार अपना अदा करें, लेकिन अभी भी वो बाहर ही देख रहे हैं। और तभी बानी पीटीआई ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जो अपोजिशन का किरदार है वो भी सही से अदा नहीं कर पा रही है। सर तो साफियों को आप क्या बता रहे हैं कि साफियों को क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और हमें सरदार फैजान साहब आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका सर।
सर, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी थी वो सामने आ गई थी। हलीमा खानम जिस तरीके से बात कर रही थी कि एक मुल्क गिर एहतजाज जो है वो किया जाएगा, लेकिन मुल्क गिर एहतजाज तो नजर नहीं आता, लेकिन एक हल्की सी जलसी करने की बातें हो रही हैं। 5 अगस्त को जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं और कुछ और भी PTI के अरकान हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक मखसूस जगह पे कोई छोटा सा जलसा जो है वो किया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया मिस्टर काशा। देखें, हम जब आखिरी जो कॉल दी गई थी तहरीक इंसाफ की पिंडी में जलसे की, फिर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की वजह से तहरीक इंसाफ ने उसे पोस्टपोन किया था और ये एक खुशाइंद इक़दाम था तहरीक इंसाफ का। उसके बाद से अभी तक हमने तहरीक इंसाफ की कोई एहतजाजी तहरीक नहीं देखी, बिल्कुल खामोश होकर वो बैठ गए। अब इसके पीछे क्या वजूहात थी? एक तो मुझे जो बज़ाहिर तौर पे लगता है इमरान खान के इलाज पर थी कि इमरान खान के इलाज जो है वो किसी तरीके से मुमकिन हो। उनकी आंख का जो मसला है, उनके साथ फैमिली और जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं या और जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी मुलाकातें किसी तरीके से पॉसिबल हों। लेकिन तहरीक इंसाफ इन तमाम चीज़ों में अभी तक कामयाब नहीं हुई और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब आखिरी मुलाकातें हमने जब देखी, जब हलीमा आपा या दीगर जो पार्टी कायदीन जो है वो अंदर जाके खान साहब से मुलाकात करते थे और बाहर आकर वो जो बातें करते थे, काज ऐसे जाता है कि बीच में बहुत सारी बातें या बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि वो अपनी तरफ से उसे प्लस करके आगे पेश करते थे। तो इस वजह से खान साहब के साथ जो करने वाले हैं उन्होंने ये मुलाकातें जो हैं बंद की थी। तो अब ये एक मरतबा फिर जब इनको खामोश रह के भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो तहरीक इंसाफ ने फिर यही सोचा कि दोबारा जो तहरीक इंसाफ का अपनी एक पहचान है कि एहतजाजी सियासत वो लोग करते हैं, तो उन्होंने दोबारा एहतजाज की तरफ एक रुख अपनाया और गुज़िश्ता दिनों जो है उनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, जिसमें मुख्तलिफ राय इसमें जो है वो हर किसी ने अपनी राय बीच में शामिल की। किसी ने कहा मुल्क गिर एहतजाज होना चाहिए, किसी ने कहा हमें खैबर पख्तूनख्वा से इब्तदा करनी चाहिए, किसी ने कहा पंजाब से करनी चाहिए, किसी ने कहा इस्लामाबाद से करनी चाहिए। तो अभी ये जो एहतजाज की कॉल दी कहा है कि हमें एहतजाज करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ दोबारा एहतजाज की सियासत शुरू करती है और उसमें अगर इदारों को या दीगर चीज़ों को टारगेट नहीं करती है, एक तरफ तो हम मौलाना साहब का भी देखेंगे कि मौलाना साहब ने गुज़िश्ता दिनों जो बयान दिया तो तोपों का जो रुख था वो मौलाना साहब की तरफ ज्यादा हो गया था बजाय तहरीक इंसाफ के। कुछ सुहेल अफरीदी ने भी इन दिनों में सुख का सांस लिया, क्योंकि हमने जो भी देखा जो सोशल मीडिया है उसमें जितने भी प्रोपेगेंडा या जो चीजें चलाई जाती थी वो सुहेल अफरीदी को जो है वो इस जो सोशल मीडिया पे सुहेल अफरीदी को टारगेट किया जाता था, तो अभी मौलाना साहब को किया जा रहा है। तो अब अगर तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करती है और इसमें वो इदारों को टारगेट नहीं करती, सिर्फ अपना एक ही एजेंडा रखती है खान साहब की रिहाई और उनका इलाज, उनसे मुलाकात। मौजूदा क़यादत एहतजाजी लगता है कि वो अपनी एहतजाजी इस तहरीक में सिर्फ यही एजेंडा रख के अपनी एहतजाजी तहरीक चलाते हैं, तो उनको काफी हद तक जो है वो सर जो मौजूदा क़यादत है PTI की, क्या वो एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएगी? ये मुझसे आप पूछ रही हैं? जी सर। देखें, हमने देखा जिस दिन पार्लिमानी पार्टी का इजलास था तो अलामा साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो नहीं थे, वो कोयटा चले गए थे। तो अभी उनसे भी बीच में मशावरत होगी, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं वो अचकज़ई साहब के हवाले की गई हैं, जितनी भी ये तहरीक चलानी है खान साहब की रिहाई की और तमाम चीजें। तो मुझे ये लगता है कि अभी ये एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएंगे और अगर ये लोग गए तो उनको कुछ ना कुछ कामयाबी बीच में मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब मौलाना साहब के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ फोकस जो है, जो लोग पार्टियों की तरफ फोकस करते हैं तो उनका फोकस कुछ थोड़ा बहुत जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ हुआ है और उनका
जो ब्लड प्रेशर था उसमें भी जो है वो कुछ कमी आई। चले बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं ना कि इससे पहले भी पीटीआई ने बहुत मरतबा बड़े बड़े एहतजाज की कॉल्स जो है वो दे रखी हैं, और उसके बाद फिर वो एहतजाज भी हमने देखे, मतलब कॉल्स तो दे दी जाती थी, चाहे वो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से हो या बानी पीटीआई के इलाज मुआलजे के हवाले से हो, इस हवाले से एहतजाज की कॉल्स दे रखे हैं, लेकिन इस पर हुआ कुछ नहीं है। अली इमरान साहब, और क्या समझते हैं सर इस वक्त के अलीमा खानम जो है, अगर वो इस एहतजाज को लीड करती हैं तो हालात ज्यादा बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि अवाम जो है, जो मौजूदा क़यादत है उस तरह एतबार नहीं कर पा रही ना अब, क्योंकि पहले भी सर बहुत मरतबा आप एहतजाज की कॉल दे रखी है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, देखिए मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि अलीमा खान साहबा ने उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ तो शायद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी आती ही होगी, तो उन्होंने कैटेगोरिकली, क्योंकि मेरा हर ट्यूसडे को जब खान साहब के लिए हम अडयाला के बाहर इकट्ठे होते थे, तो उन्होंने बार बार सोशल मीडिया और प्रेस से बात करते हुए ये बात कही थी कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, पॉलिटिक्स काम है जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका, जो खान साहब ने नामजद किए हैं। मैं उनकी बहन हूँ, तो बहनें सिर्फ मुलाकात के लिए आती है और हमारी कोशिश है कि हमारा भाई रहा हो जाए। तो मेरे ख्याल से जो स्पेकुलेशंस आप देख रही हैं मीडिया के ऊपर, या जो सोशल मीडिया पर ये बात कही जाती है कि अलीमा खान साहब खुद लीड करेंगी, उन्होंने कहा मैं खुद, लेकिन मैंने अभी तक मेरी ना नजर से कोई ऐसा बयान गुजरा जो सोशल मीडिया पे हो या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी चीज उन्होंने खुद कही हो जिसमें उन्होंने कहा होगा कि मैं लीड करूंगी तो मैं इसको मान लूं। लेकिन अगर ये स्पेकुलेशंस हैं, खाली बातें की जा रही हैं, तो मैं उस पर यकीन नहीं रखता। मैंने अभी आपके शो में अर्लियर भी ये बात कही कि गौहर साहब ने जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के बाद आकर मीडिया से बात की, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से और सेनेटर की तरफ से ये मुख्तलिफ तजावीज़ आई हैं कि हमें एहतजाजी मुजाहरे करने चाहिए, रैलियां करनी चाहिए, कन्वेंशन करने चाहिए, जलसा करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई चीज़ हतमी तौर पर हमने मंजूर नहीं की। ये सारा मामला हम पार्लियामेंटेरियंस के बाद पॉलिटिकल पार्टी के आगे रखेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी के बाद हम ये चीज़ें तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचरज़ई साहब और लामा नासिर साहब के सामने रखेंगे। उसके बाद ये चीज़ें डिसाइड की जाएंगी कि आखिर हमने करना क्या हमने एहतजाज में जाना है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, आकाशा, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली, आप प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त वाले दिन 3 साल हो जाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जेल, इस कैद में, जेल में, और ये जो 5 अगस्त का प्रोग्राम होगा ये अकेला प्रोग्राम नहीं होगा, इसके आगे बाकायदा तौर पर एक तारीख शुरू हो जाएगी। आपने जैसा फरमाया आकाशा कि जितनी भी पिछली तारीखों में हमने कॉल्स दी हैं, आकाशा अगर आप उसको देख लें और बगौर जायजा लें, तो आप ये देखें कि जब भी हम किसी कॉल का इंतजार देते थे, उसके बाद किस तरीके से शहरों में कंटेनर लगकर फैजाबाद और जिस शहर से हमने निकलना होता था वहां रोड बंद किए जाते थे, कंटेनर लगाए जाते थे, और उससे अवाम नास को कितनी तकलीफ होती थी, और फिर हमारे कारकुनों में के घरों में कैसे, क्या आपके दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं होता रहा, कंटेनर्स नहीं लगे सर? हुकूमत में तो सड़कें साफ होती बिल्कुल नहीं हुआ आकाशा बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से अपनी रैली लेकर चले थे, सुन लें, चले तो सुन लीजिएगा ना सर, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। खुदा के लिए आप चुप कर जाया करें, आप बात ही नहीं करने देते हैं। मैंने आपका मुंह बात थोड़ा किया है, आपने झूठ बोला तो मैं बात कर रहा हूं ना। प्लीज सर, काम आप गलत बयानी से काम क्यों ले रहे हैं? सर पानी पिलाते हैं आपको, नहीं है। चले सर, आप रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर रहे हो आपके लिए सर, मुझ पे छोड़ देना। आप नेशनल टीवी पे बैठ के रिकॉर्ड की दुरुस्ती करें। क्या आपके दौर में इस तरह की चीजें नहीं हुई? रिकॉर्ड की दुरुस्ती आपसे करवा लेंगे ना सर जी, मुझे पता है, मैंने तो सर कवर किया हुआ है। जी अली इमरान साहब। अच्छा, अब ये देखें आकाशा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से हुकूमत के खिलाफ रैली लेकर चले और पाकिस्तान के हर शहर से होते हुए वो इस्लामाबाद डी चौक में आए और खिताब के बाद खत्म किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोयटा से शुरू हुए और उनके पूरे पाकिस्तान से उनके जो जुलूस थे वो इस्लामाबाद आए, श्रीनगर हाईवे पर वो बैठे रहे, उन्होंने एहतजाज जो है खुद हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद कॉल ऑफ किया। तो हमारे दौर हुकूमत में हमने हर एक को इजाजत दी कि आप तशरीफ लाएं, अपना जलसा जुलूस जो आपका आईनी हक है उसको पूरा करें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा भी ये मौका दिया गया है कि वो पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद में आए, मुजाहरा करें, जलसा करें डी चौक में? सर आपके मुताबिक आपकी पार्टी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, अवामी एतमाद उनको हासिल है, सो ये चीजें, ये हर्डल्स तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। तारिक सुमैर साहब, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कंटेनर की सियासत नहीं की क्या कभी पीटीआई? आप 126 दिन का धरने का सिर्फ तारीख दोहरा दीजिएगा बस। मैंने उस धरने को बड़े करीब से देखा। सर अब की बात, चलिए सर, आपका पॉइंट आ गया सर जी। अली इमरान साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा अली इमरान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, थोड़ा जज्बात को कंट्रोल कीजिएगा मेरी गुफ्तगू के दौरान, मेहरबानी। सर मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। नहीं बोले आप, मैं कह रहा हूँ बोलें।
लेकिन जरा पर्सनल ना हुआ करें, इश्यूज पे रहा करें, पर्सनल ना हुआ करें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 5 अगस्त को एहतजाज हो रहा है ना, तो आज मैंने पीटीआई के 2-3 दोस्तों से बात की है, तो वो कह रहे हैं कि जी हम या पेशावर में जलसा करेंगे या स्वाबी में जलसा करेंगे, वहाँ से बाहर नहीं आएंगे, और जलसा करके हम अपना पैगाम दे देंगे। और 3 साल ज्यादती हो रही है, इमरान खान जेल के अंदर है, ये उनका नुक्ता नज़र है। पीटीआई के अंदर पहले ही ग्रुपिंग है, एक और नया ग्रुप आज इंकशाफ हुआ मेरे साथ, एक गुफ्तगू की एक साहब ने, वो कहते हैं कि एक खामोश ग्रुप पीटीआई के अंदर कायम हो गया। मैंने कहा जी वजाहत करें खामोश ग्रुप से क्या मुराद है, तो उस एमएनए ने कहा, हज़ारा से ताल्लुक़ है उस एमएनए का, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने कहा जी क्या था, कहता हम ना हार्डलाइनर ग्रुप में हैं ना हम मफामती ग्रुप में हैं, हम मीटिंग्स में जाते हैं खामोशी से ऑब्जर्वर के तौर पे सुनते हैं उनकी गुफ्तगू, उनकी भी, और हम बैठे हैं, जो हुक्म आता है हम उसकी तामील करते हैं, लेकिन हम खामोश ग्रुप में हैं। तो पीटीआई के अंदर अली इमरान साहब को भी चाहिए कि वो हार्डलाइनर ग्रुप में भी हैं, मफामती ग्रुप में भी हैं, थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस खामोश ग्रुप के अंदर भी अली भाई दे रहे हैं, तो बड़े अच्छा इनपुट हो जाएगा। बड़ा एक उन्होंने बात की थी, को बस कर देते हैं, थोड़ा सा के हालात की तरफ भी आ जाते हैं सर। बस मैंने खामोश ग्रुप का मैंने बताना था, मैंने बता दिया। ऑयल कंपनी सर एक मरतबा फिर परेशान हो गई है, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि कीमतें जो है बहुत ही ज्यादा जब बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ शॉर्टेज भी वो बता रहे हैं कि पता नहीं 15 से 20 दिन का पेट्रोल जो है वो मुल्क में मौजूद है, पेट्रोलियम मसनूआत। तो इस हवाले से उन्होंने फिर एक मरतबा हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट किया है। ऑयल कंपनीज कह रही हैं कि एडवाइजरी काउंसिल ने वज़ीर तवानाई को खत लिखकर मतला किया है कि मुल्क में सिर्फ 15 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया और 66 अरब रुपए से ज़ायद की अदम अदायगी की वजह से कंपनियां शदीद माली बहरान का शिकार हैं। अब गलती कहाँ हुई है, किससे हुई सर? ये मुझसे सवाल है जी सर। अच्छा, गलती तो सबसे हुई है ना जी। अब ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा कशीदगी हुई है आबनाए हॉर्मुज़ पे, एक मुल्क कहता है मेरा कंट्रोल है, अमेरिका कहता है मैंने कंट्रोल संभालना है, कोई समझ नहीं आती, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इनको मुआहदे पे दस्तखत करवाए थे। अब दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी अना कह लें या अपने अपनी ज़िद पे आए हुए हैं, कुछ शरारतें हो रही हैं, तो उन्होंने किया है, तो ये बहरान। तो ऑयल कंपनियों से मेरा सवाल है कि जब आप मुनाफा कमाते हैं, जब आपने 72 अरब रुपए का मुनाफा, ये वो मैं बात कर रहा हूँ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सरकारी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें इन्होंने 55 रुपये, जब जंग शुरू हुई थी तो पहले हफ्ते या 1.5 हफ्ते में 63 रुपीज़ टू टाइम हुआ था 55 रुपये की। मैं वो कोट कर रहा हूँ बात जो ऑयल कंपनी के एक CEO का इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें खासा मुनाफा हुआ। फिर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई कि 72 अरब रुपये, जब कीमतें नीचे $71 पे $70 पे आ गई थी, तो ऑयल कंपनियों से ब्लैकमेल हुई हुकूमत। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ न जाने क्यों उनका दिफा करते रहे, और उस वक्त कीमतें कम नहीं की। अब तो कल जुमा है और कल जो मेरी इतलात हैं, अच्छा खासा इजाफा आ रहा है, 20 से 30-35 रुपये के दरमियान की प्रपोज़ल गर्दिश कर रही है। अभी डॉक्यूमेंटेड फ्रेम में नहीं आई, वो ज़ाहिर बात है कि कल रात तक फाइनल हो जाएगी। और ये जो शार्टेज है इसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि पहले भी जब हुआ था, हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का और इदारों का और PSO का काम है, और ऑयल कंपनियों को भी चाहिए कि अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं। ये जो होता है ना, अब पेट्रोल पंप के मालिकान है वो भी शिकायत कर रहे हैं कि हमें पूरी सप्लाई नहीं दी जा रही। आज स्टैंडिंग कमेटी में भी चेयरमैन ओगरा ने भी इस हवाले से बात की है, और चेयरमैन ओगरा ने कहा कि जी ऑयल कंपनियां जो हैं, तो चेयरमैन ओगरा स्टैंडिंग कमेटी में बताने के बजाय उनके पास इख्तियार है कि वो ऑयल कंपनियों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये इदारा बनाए इसीलिए लेंगे एक्शन। फायदे मुनाफा भी तो सर पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया आपका सर, पॉइंट आ चुका है। ये इदारा है ही बनाया है इसीलिए कि अवाम के मुफादात पाकिस्तान में, लेकिन अवाम के मुफादात का ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं। हम यही कह रहे हैं कि काफी टाइम से हम इसी पे बात कर रहे हैं कि जो इदारे हैं जो इसे जिस मकसद के लिए बनाए गए वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सगीर चौधरी साहब, ऑयल कंपनी से तो हुकूमत ब्लैकमेल हो जाती है, लेकिन आवाम की तरफ नहीं देखती कि आवाम किस मतलब संगीन हालात आवाम के लिए इस वक्त हो चुके हैं, और इस तमाम तर का जिम्मेदार जो है हुकूमत खुद को नहीं कह रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखें, अब आवाम को इन्होंने इतना उलझा दिया है इस दाल रोटी के चक्कर में कि आवाम जो कभी एहतजाज के बारे में सोचा करती थी, अब उसकी सोच से भी वो एहतजाज, वो अपना हक लेना, अपने हक के लिए बाहर निकलना,
और अपने हक के हवाले से आवाज़ उठाना, वो अब उसके जहन से निकल चुका है। वो सिर्फ मुझसे पूछ लिया, ख़बरों में देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया कितनी बढ़ रही है, फिर वो अपनी कैलकुलेशन जमा तफरीक करते हैं और उस हिसाब से ना वो लाइनें लगा के पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं। देखें, ये आवाम का भी इसमें कसूर है कि देखें, जब आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती एक मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है और ये बात अब रोज़े रोशन की तरह अयां है कि अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है पेट्रोलियम लीवी को लेके, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाकर मसनूई किल्लत पैदा करके, हमेशा मसनूई किल्लत पैदा की जाती है, फिर उसका रोना रोया जाता है, फिर उसको जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, फिर कुछ मनपसंद उनके जो मीडिया पर्सनस हैं, एंकर्स हैं, उनके ज़रिए इसको हाईलाइट करवाया जाता है और एट द एंड जो एंड यूज़र है वो आप और मैं हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है वो हम पे होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें आवाम का भी थोड़ा बहुत कसूर ज़रूर है, लेकिन क्या आवाम ने इनको वोट इसलिए दिए थे कि ये आवाम के साथ इस तरह की धोखेबाजी करें, फ्रॉड करें, इस तरह की वारदातें करें? ये आवाम ने वोट इसलिए तो नहीं दिए थे। तो सर क्या इंतजार किस चीज़ का हो रहा है? किसी मुल्क के लिए भी देखें, किसी मुल्क में भी जंग तो हर मुल्क को अफेक्ट कर रही है, लेकिन दीगर ममालिक में तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान में है। और हम माफियाज के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। हम पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं, ये आज से ये अरबों रुपए जो हैं इन्होंने इस मुनाफे की मद में, मैं नजायज़ मुनाफा कहूँगा, नजायज़ मुनाफे की मद में जो लूटे हैं इस आवाम के, गरीब आवाम के, तो उस वक्त इनका ऑडिट कोई नहीं कर सकता था। सही कहा। चलिए सर, आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। और जब इन ऑयल कंपनी को, ये जो ऑयल कंपनीज हैं, इनको 72 अरब रुपए का मुनाफा हुआ था तो फिर इनको फील नहीं हो रहा था, लेकिन आज जब नुकसान की बातें या इतनी शॉर्टेज की बातें हो रही हैं तो फिर इनको मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है, आम आवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है। फिजान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, सगीर चौधरी साहब बात करें, तारिक सुमेर साहब कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ कर डिफरेंट चैनल्स आप उठा के देख लीजिए, तमाम एंकर जो इस पर बात कर रहे हैं कि अगर इस वक्त की जो अपोजिशन है, जो पीटीआई है, अगर अवाम की दिलजोई करती है, अवाम के साथ खड़ी हो जाती है, अवाम के मसाइल को हाईलाइट करती है, अवाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, तो हो सकता है कि इनके लिए भी आसानी हो जाए। लेकिन सर, इनको समझ ही नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मिस्टर काशा। देखें, तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं, उनकी ऑलरेडी नहीं सुनी जा रही, तो वो अगर आवाम के मसाइल लेकर उठाएंगे तो उनकी सुनने वाले तो सुनते ही नहीं। फिर मुझे बताइए ना फिजान साहब, अपोजिशन का क्या काम है? क्या अपोजिशन का काम सिर्फ ये है कि वो अपने कायद को रिहा करवा लें, कायद से मुलाकात कर लें, कायद के लिए जाती मौलजीन तक रसाई करवा दें, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है सर? और नहीं, और स्पीकर के चैम्बर में जाके अपने काम करवा लें। हुकूमत का भी तो ये काम नहीं है कि हुकूमत सिर्फ इक़्तिदार में बैठ के और आवाम को महंगाई की चक्की में पीसे। तो सर, इसका हल है ना, इसका हल है ना, अपोजिशन आवाज उठाए ना, आवाम के साथ मिलके। सर, अपोजिशन क्यों नहीं आवाज उठा रही? नहीं, आवाम तो देखें, इस टाइम पे आवाम की कहां पे सुनी जाती है और तहरीक इंसाफ की कहां पे सुनी जाती है। हुकूमत को पता है कि हमने फॉर्म 47 के जरिए आए हैं और दोबारा भी आ जाएंगे। मैं आपको केपी असम्बली के कुछ ऐसे अपोजिशन मेंबरान बता सकता हूँ जिनका तारुफ, खैर केपी में तो तहरीक इंसाफ अपोजिशन में नहीं है, वो 47 भी आया था, आरटीएस भी बैठ गया था कि हम जिस तरीके से आए हैं, तहरीक साहब, केपी असम्बली के कुछ अपोजिशन मेंबर ये कहते हैं कि हम जिस तरीके से एमपीए बने हैं, आइंदा भी हम उस तरीके से एमपीए बन जाएंगे। तो ये तो हाल है आजकल हमारी असम्बलियों का और हुकूमतों का। उनको पता है लोगों को कि हमने आवाम की तरफ जाना नहीं है, आवाम से हमने वोट नहीं लेना। पहले आवाम आजकल नहीं, 2018 से है, 2018 से है। अगर हाँ देखें, 2018 में मैंने कभी 2018 का इलेक्शन भी मैंने कवर किया, आपने भी कवर किया होगा। क्या किसी एमपीए ने, मैंने आज तक ये बात की है कि हमने इतने पैसे दिए हैं? हमारे साथ की ये बातें बहुत से लोगों ने, कितने पैसे दिए थे? बहुत से लोगों ने बातें की हैं, बहुत से लोगों ने बातें की हैं, बहुत से लोगों ने बातें की हैं, बहुत सी कहानियां सुनाई हैं। देखिए, चले लाने वाले 2018 में चले मान लेते हैं कि तहरीक इंसाफ को लेके आए थे, बस लेकिन ये और बहुत सारे बीच में आजाद आरटीएस बैठ गया था। मुझे तो ये पता चला था आरटीएस बैठ गया था। इस तरह नहीं है कि ये
तो ये अभी हुकूमत का काम तो ये है कि वो आवाम को रिलीफ दे, तो उनका काम है जो चले में बैठने का शौक होना। चले सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। यही सवाल अली इमरान साहब आपकी तरफ लेकर आना चाह रही हूँ कि अगर हुकूमत, हम काफी टाइम से कह रहे हैं ना, हुकूमत अगर नहीं ख्याल कर रही आवाम का तो भाई कुछ आप ही ख्याल कर लें। आप कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी हुकूमत सही नहीं है तो आवाम के साथ कैसे हो जाएगी? तो सर आप अपोजिशन है, आपका भी कोई हक है, अदा कीजिए वो। आकाशा, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप एंकर हैं और आपका, अगर खुदा के लिए 2 मिनट अगर ये सही तरीके से मुझे सगीर चौधरी साहब को जरा सर हम सुन रहे हैं, आपको बता दीजिए। जी जी। अभी देखिए आकाशा, बात ये है कि पहले तो हुकूमत की बात कर लेते हैं, फिर अपोजिशन की बात करेंगे। आखिर ये जो हुक्मरान हमारे सरों पर लाकर बिठाए गए हैं, क्या ये अमेरिका से आए हैं? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये इस मुल्क और कौम का हिस्सा नहीं है? क्या ये अपने आप को इस मुल्क का सपूत नहीं गिरदाते? ये बार बार हर स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारा मरना और पाकिस्तान में जीना, कि हालांकि ऐसा नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट ने एक बात बड़ी खूबसूरत की थी, उसका पाकिस्तान एक बड़ा अजीब करीब मुल्क है, ये अमीरों का कब्रिस्तान है। उसने कहा ये इस मुल्क की जो अशराफिया है वो जब इक्तदार इस मुल्क में एंजॉय करते हैं, पैसा इस मुल्क से कमाते हैं, इंडस्ट्री इस मुल्क में लगाते हैं, टैक्स चोरी यहाँ से करते हैं और फिर ये बाहर चले जाते हैं, और जब मरने का टाइम आता है तो ये पाकिस्तान में आकर दफन होते हैं। यानी ये अमीरों का कब्रिस्तान है। अब ये जो लोग हमारे ऊपर लाकर बिठाए गए हैं, पिछले 50 सालों से ये लोग हमारे सरों पर बैठे हैं। अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि तेल के 15 दिन के ज़खायर हमारे पास मौजूद है और कंपनियां बेशुमार जो है वो मुनाफा कमा रही हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं। आकाशा, आप एक बात सुनेंगी और हैरान रह जाएंगी कि 78 साल से अल्लाह के फजलो करम से ये मुल्क कायम है और 50 साल से ये शरीफ और जरदारी इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और आज तक पाकिस्तान के पास एक हफ्ता तेल जो है ना रिजर्व करने के ज़खायर नहीं है। ये जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज हैं, आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके पास सिर्फ 28 दिन तेल का जो जखीरा है वो जखीरा कर सकते हैं। उसके बाद इनके पास भी कोई जखायर करने के लिए जगह नहीं है। यानी हुकूमत पाकिस्तान के पास अगर आज कमर्शियल एंटिटीज के पास तेल खत्म हो जाए तो हुकूमत पाकिस्तान के पास तेल जखीरा करने का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई इनके पास जखीरा करने के लिए जगह नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपोजिशन पर। देखिए आकाशा, मैं बार बार ये बात करता हूं, देखिए अपोजिशन यहाँ पर क्या करे। मैंने पहले एक बात बड़ी खूबसूरत की थी, फिर दोबारा करूंगा, अभी सगीर साहब चीखना शुरू हो जाएंगे। नहीं सर, वो नहीं चीखेंगे, आप बताइए। अगर मैं लॉजिक के साथ आपको बात करूंगा। बोला ना करे ना, बात सुन लेना। आपने मुझे मुखातब किया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। अच्छा सगीर साहब, थोड़ा सर सुने ना, मेरी अपनी बात पे दीजिएगा। क्या ये साफी जो हैं ये इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? मुझे ये बताए PFUJ, इस्लामाबाद प्रेस, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की तंजीम और बाकी मुल्की तंजीमों ने आज तक महंगाई पर कोई किसी जगह पे खड़े होकर एहतजाज किया? क्या आज तक ये अपने प्रेस क्लबों से निकल कर डी चौक तक आए? क्या ये अपने प्रेस क्लबों से निकल कर असेंबली के बाहर गए? देखिए, एक पार्टी को ब्लेम, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, और PTI, क्या मार सिर्फ PTI ने खानी है? दहशतगर्दी के पर्चे PTI ने करवाने हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग 12-14 हज़ार लोग जेलों में रहेंगे? चले सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट। हम आपको गिरफ्तार नहीं होने देंगे अली भाई। अली भाई, आपको गिरफ्तार नहीं होने दूंगा मैं, मेरी तरफ से आपको बता दें। तारिक उमर साहब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सर हम ये नहीं कह रहे, आप जब कहते हैं ना कि हमारी पार्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, अवाम में बहुत ही ज्यादा मकबूल है, तो फिर हम कहते हैं कि आप अपोजिशन है, सो अगर आप इतने ही मकबूल है तो आप अवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के क्यों नहीं खड़े होते? बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। एक शॉर्ट सा आंसर सर, बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया आपका। बहुत हमारी मकबूलियत है, ये बार बार ये साफी कहते हैं कबूलियत नहीं है। सर तो है हम कैसे पता करें? सर चले है, मान लिया आपका बात। सगीर चौधरी साहब, एक शॉर्ट सा आंसर सर चाहूंगी। यूनिवर्सिटियों में इजाफी फीस जो है वो ली जा रही है और ये सब कुछ हो रहा है दाखिलों की मद में, और हालात जो है सर स्टूडेंट्स के लिए भी खराबी होते जा रहे हैं। तालीम का जो हालात है हमारे पाकिस्तान में पहले ही आपको मालूम है। शुक्रिया आकाशा, ये आपने आज जो है वो बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये वो सवाल है जो हर पेरेंट जो है उसके दिल की आवाज़ है। देखें, यूनिवर्सिटियों में दाखिले शुरू हो गए हैं और दाखिलों की मद में फ़ी स्टूडेंट जो है वो 3,500 रुपये तक एक यूनिवर्सिटी वसूल कर रही है, और फिर यूनिवर्सिटी की वारदातें देखें कि वो महीने के अंदर 2 दफ़ा टेस्ट ले रही है, और जो पहला टेस्ट है उसका रिज़ल्ट नहीं दे रही, इसलिए कि बच्चों को पता ना चल जाए कि हम मेरिट पे आ गए हैं, ताकि वो दूसरे टेस्ट के लिए भी फ़ौरन अप्लाई करें और पैसे दें। और इस मद में ये यूनिवर्सिटियाँ
करोड़ों रुपए की नहीं, अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगा रहे हैं। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि HEC कहाँ पे कौन सा नशा करके सोया हुआ है जो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये खुद साख्ता, इन्होंने खुद साख्ता बनाई हुई हैं फीसिस। देखें सरकारी इदारे, वही बिल्डिंग, वही टीचर्स, वही कंप्यूटर जिस पे आपने रिजल्ट देना है, तो भाई आप 3,500 उससे किस चीज़ के ले रहे हैं। और जुल्म की इंतहा देखें कि इस्लामाबाद में बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, और जो फीस का वोचर भेजा जाता है उसमें हीटिंग कूलिंग के पैसे भी लिए जाते हैं, 1000 रुपये, 500 रुपये। क्या आप उधर से कोई ऐसा सिस्टम दे रहे हैं कि वो घर बच्चा जो है वो कूलिंग भी उसकी एंजॉय कर रहा है स्कूल की? ये वारदात है, ये कौन देखेगा? ये इतनी बैड गवर्नेंस है। HEC के लिए हम सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं। इस पे हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी इस पे आवाज़ उठाएंगे प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कहा है बार बार कि खुदारा इस मसले की तरफ भी आएँ। ये यूनिवर्सिटियाँ जुल्म कर रही हैं बच्चों के साथ, इस पे कौन सोचेगा? इस तरह के प्रॉब्लम्स जो वो हाईलाइट करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इमरान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। तारिक सुमैर साहब, सकीर चौधरी साहब और सरदार फैजान ने मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।